हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी सेफ एंड बी एट होम। ठीक है, एंड साथ ही साथ जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके। तो फिर वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग कुछ नया शुरू करेंगे आज से, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ओके, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले एक्चुअली हम लोग को थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है एंड हाउ डज इट एक्चुअली डिफर फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या है। ठीक है, ओके। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का बात। बट इससे पहले भी हम लोग को कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। ठीक है, एंड तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझेंगे एंड फिर नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कहां से शुरू किया जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये एक मेरा प्यारा सा हम लोग का बैंक है या फिर कोई भी एक फाइनेंशियल एजेंसी है, फाइनेंशियल एजेंसी। अब ये क्या करेंगे भैया हम लोग के लिए, बैंक है तो एजेंसी है तो ये एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा जगह है जहां से अगर हम लोग चाहे तो हम लोग को पैसा उधार मिल सकता है, या फिर हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां से कुछ पैसा मनी जो है वो क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन मतलब ड्यूरेशन, कुछ समय के लिए। ठीक है, अच्छा। अब इस बैंक से या फिर जो भी चीज है, जैसे गांव में बोलते हैं ठेकेदार, इस ठेकेदार से आप कितना पैसा बोरो किए हो, ये जो टर्म है ना मनी बोरोड, मनी जो बोरो किए हैं, द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल मनी होता है ना, ओरिजिनल मनी बोरोड, BORROWED, ये जो एक्चुअल पैसा, कितना पैसा आप बोरो किए हो, इसका एक टेक्निकल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये क्लियर है, मतलब कि आप उस ठेकेदार से भैया हमको पैसा दो, कितना पैसा लिए हो उससे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, ये एक टेक्निकल टर्म है, ये हम लोग को समझना जरूरी है। ओके, अच्छा। अब जो पैसा लिए हो भैया, कुछ समय के लिए हो, एक पर्टिकुलर स्पैन, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, एक पर्टिकुलर समय के लिए लिए हो गया। इस समय को जो बोलते हैं ना स्पैन ऑफ टाइम, ये जो स्पैन ऑफ टाइम है ना, स्पैन ऑफ टाइम, इसका भी एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम, PRIOD, टाइम पीरियड। मतलब कितने समय के लिए आप ब्याज पे लिए हो, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से। मोस्टली हम लोग क्या काम करते हैं कि टी को हम लोग जो टाइम पीरियड है, इसको जो टी है वो हमेशा इन ईयर्स होता है, मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम इन ईयर्स। जब हम लोग नॉर्मल काम करते हैं, जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, मेनली ये जो टाइम होता है टी, वो ईयर्स में होता है। ठीक है, ओके। अब देखो भैया, आप इतना पैसा उधार ले लिया, इतना समय के लिए ले लिया, मतलब ये हुआ कि जब इतना समय बीत जाएगा, दैट इज एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टी ईयर्स, मतलब कि जब भैया जितने साल के लिए लिए थे, 30 साल के लिए, अगर वो साल बीत गया तो भैया उसके बाद तो पैसा वापस देना पड़ेगा ना बैंक को। देन मनी टू बी पेड बैक, मनी टू बी पेड बैक, वापस ही जो बैंक को देना है वो कितना हो जाएगा, वो होता है ओरिजिनल मनी
ओरिजिनल मनी जितना तुम लिए थे ये तो देना ही पड़ेगा, पर ये तो देना ही है, पर साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मनी जिसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है, अब आते हैं टेक्निकल टर्म्स पे। जो मनी टू बी पेड बैक है, कितना मनी आप वापस करोगे उसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट, AMOUNT। ठीक है, जो ओरिजिनल मनी हम लोग बोरो किए थे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लस अब ये जो एक्स्ट्रा मनी है जो हम लोग को इसको देना पड़ रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस ओरिजिनल मनी, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट या फिर ब्याज। कितना ब्याज दोगे भैया? ठीक है, ओके। यहां पे छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा रिलेशन बन जाता है, इसको बोलते हैं अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जहां पे अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से और इंटरेस्ट को आई से। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब रहा बात, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये समझने का है, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा मनी है वो कितना होगा ये तो बताओ। ये जो एक्स्ट्रा मनी हम उसको देंगे वो कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ठीक है, समझ लेते हैं क्या है ये जो एक्स्ट्रा मनी या फिर जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोल रहे हैं, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। सबसे पहला फैक्टर होता है प्रिंसिपल, कि आप कितना पैसा लिए हो उस पर भी डिपेंड करेगा ये। ठीक है, फिर जो दूसरा फैक्टर है वो डिपेंड करेगा टाइम पीरियड पर, आप कितने समय के लिए ये पैसा लिए हो, तो वो हो गया टाइम पीरियड। स्मॉल टी पे भी डिपेंड करेगा कितना समय के लिए लिए हो। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और इसका नोटेशन समझना बहुत जरूरी है, वो होता है R% पर एनम। ये इसका नोटेशन है, मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है। क्या ये इसका नोटेशन है? नोटेशन कि कैसे इसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये P का मतलब क्या है? P का मतलब है पर, और A का मतलब है एनम, ANNUM, पर एनम मतलब हर साल। ठीक है, ओके। तो ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग को ये जो समझना पड़ेगा, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक्चुअली मतलब क्या है, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम है, इसका मतलब क्या है, हम लोग को ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये कॉपी कर लिए हो। अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग के लिए, वो यही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम लोग इस क्वांटिटी को अच्छे से समझ लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट तो हो ही जाएगा, पर साथ ही साथ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका भी बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा हम लोग को। इसीलिए ये जो टर्म है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ससुरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग इस पे थोड़ा टाइम और देंगे। क्या टर्म है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे R%। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R% पर एनम, ठीक है, मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम बोला गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इतना परसेंट आपको ब्याज लगेगा, इसका मतलब ये होता है कि जो इंटरेस्ट है I
ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है ना, पर एनम, पर एनम मतलब हर साल। तो जो इंटरेस्ट आई है फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर बोलो या फिर एवरी ईयर बोलो, EVRY, एवरी ईयर, वो हो जाएगा R% ऑफ द मनी बोरोड, ऑफ द मनी बोरोड। ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि अगर आपने 8% रेट पे लिया है, इसका मतलब ये हो जो इंटरेस्ट है, जो एक्स्ट्रा मनी मुझे रीपे करना पड़ेगा वो होगा 8% ऑफ द मनी बोरोड, और वो भी एवरी ईयर, वो हर साल का बात हो रहा है, पूरा समय का बात नहीं हो रहा है, हर साल का बात हो रहा है। मान लो ये इंटरेस्ट आया हर साल का कुछ, पर आपने 5 साल का लिया है, तो आप क्या करोगे, इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ में आया? तो फिर ये क्या हो जाएगा, सिंपली R% ऑफ मनी बोरोड, मतलब R% ऑफ मनी बोरोड कितना है, P, प्रिंसिपल। अब ये हो गया परसेंटेज में, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा R/100 इंटू ऑफ मतलब इंटू P, मतलब ये हो गया P इंटू R/100। ये क्या है, ये है आपका इंटरेस्ट आई फॉर 1 ईयर या फिर फॉर एवरी ईयर, फॉर एवरी ईयर इंटरेस्ट यही लग रहा है आपका, ठीक है। फॉर एवरी ईयर अगर इंटरेस्ट यही है, एंड इफ द मनी हैज बिन borrowed for, if the money has been borrowed for t years, then कितना हो जाएगा, then the interest कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट 1 साल के लिए। देखो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P इंटू R इंटू T/100, समझ में आया? मतलब कि 1 साल के लिए इतना देना पड़ रहा है उसको, तो 2 साल के लिए कितना देना पड़ेगा, इसको 2 से गुना कर दो। 3 साल के लिए इसको 3 से गुना कर दो। 4 साल के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो T क्या है, एक नंबर है, तो आप इसको T साल के लिए करना है तो मुझे T से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हम लोग को एक रिलेशन मिल जाता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। ये बॉक्स कर देते हैं हम लोग। और ये जो इंटरेस्ट होता है इसको नॉर्मली हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ही बोलते हैं, या फिर सिंपली इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट, जो बोलना है बोल दो। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। आप लोग बहुत बार इसको फॉर्मूला यूज किए हो, पर कभी समझे नहीं हो कि एक्चुअली फॉर्मूला आता कैसे, इसका लॉजिक क्या है पीछे का। तो एटलीस्ट आपको ये चीज को समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला आता कहां से है। परफेक्ट, ठीक है। अब एक चीज, अच्छा तो हम लिखते फिर से लिखते हैं यहाँ पर। एक है ये सबसे पहला बात कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड दूसरा ये हो गया कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। मतलब कैसे काम करते हैं ये दोनों फॉर्मूला, कि अगर आपने P अमाउंट ऑफ मनी बोरो किया है T इयर्स के लिए एट R% पर एनम, उस केस में आपको इंटरेस्ट ये देना पड़ेगा I, और अमाउंट क्या देना पड़ेगा, बस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दो। एंड ऑब्वियसली प्लीज याद रखिएगा ये चीज कि R इज इन पर एनम एंड T इज इन ईयर्स। ये चीज हम लोग के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब यहां पे एक चीज मुझे और मेंशन करना है, प्लीज, जो हम लोग नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसको नोट करना बहुत आवश्यक है। वो ये है, प्लीज नोट कि हम लोग यहाँ पे जो इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर या फिर 1 ईयर निकाल रहे हैं, वहां पे हम लोग ये रिलेशन यूज कर रहे हैं, और ये P है। P क्या है, द मनी बोरोड।
वो जो मनी बोरोड है वो तो फिक्स्ड है, ठीक है, जो मनी बोरोड है वो तो फिक्स्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंपल इंटरेस्ट, एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट ही कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं हर एक साल के लिए, वो हमेशा सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि आपका जो मनी बोरोड है वो सेम है। तो यहां पे एक नोट लिख दो आप लोग प्लीज, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, INTEREST interest, the principal for EVERY every year, the principal for every year remains the same. Hence the interest या फिर सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर एवरी, अरे एवरी कहाँ गया, फॉर एवरी ईयर, EVERYYEAR, इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम फॉर एवरी ईयर। ये हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि जो केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, इस केस में मेरा जो प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम रह रहा है हर साल के लिए। ये हर साल के जो मनी बोरो की वो तो फिक्स्ड है, वो अगर फिक्स्ड है इसका मतलब जो प्रिंसिपल है हर साल के लिए वो सेम रह रहा है। अगर ये सेम रह रहा है मतलब जो इंटरेस्ट है ये सेम रहेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है तो, मतलब कि ये जो इंटरेस्ट है या फिर जो प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम रह रहा है फॉर एवरी ईयर, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली, अगर आर नहीं चेंज हो रहा है तो, ठीक है। अब देखो, अब डिफरेंस ये होता है सिंपल, ये हम लोग समझ गए सिंपल इंटरेस्ट का, ये दोनों फॉर्मूला समझ गए लोग, ठीक है। और ये आर इन एनम होता है, टी इन ईयर्स होता है, ये हम लोग आइडिया क्लियर हो गया। ये था ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। क्या था ये था सब कुछ सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। पर हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पर आप एक चीज नोट करो, हम सिंपल इंटरेस्ट कहां पे खत्म किए हैं? हम सिंपल इंटरेस्ट इस नोट पे खत्म किए हैं कि इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल फॉर एवरी ईयर रिमेन्स द सेम। प्रिंसिपल फॉर एवरी ईयर रिमेन्स द सेम एंड हेंस द इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर ऑब्वियसली प्रोवाइडेड R remains same. R remains the same. पर प्रिंसिपल तो हर साल के लिए सेम, ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। ओके, यहां पे हम खत्म करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है एंड हाउ डज इट एक्चुअली डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट। और यहां से आपको ये चीज तो समझ में एटलीस्ट आ गया होगा कि ये जो रिलेशन है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, जिसको आप लोग बस याद करके रट्टा मार लिए थे, कि एक्चुअली ये एक रिलेशन है जो हम लोग इजीली डिराइव कर सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, लॉजिक के ऊपर ही बेस्ड है। क्लियर है? ओके, अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में देखें कि जो प्रिंसिपल है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है हर साल के लिए, ठीक है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल changes, CHANGES, changes after equal interval of time. In case of compound interest, the value of principal changes after an equal interval of time, and this interval of time after which the
प्रिंसिपल चेंजेस, इसको बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड, VERSION, कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, ये जो कन्वर्जन पीरियड है ना हम लोग के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर हम लोग समझ गए कि कन्वर्जन पीरियड होता क्या है, तो उस केस में हम लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज हम लोग को आइडिया हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। ठीक है, ओके। अब एक चीज ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को कि कन्वर्जन पीरियड का कितना समय होता है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्जन पीरियड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आंसर करेंगे वो ये है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्जन पीरियड। क्या करने वाला है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्जन पीरियड, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड, ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, अब ये जो ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्जन पीरियड है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, कैसे देखते हैं हम। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, कैसे, ऐसा बोला हुआ है, मान लो बोला गया है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ certain sum of money, on a certain sum of money for a particular span of time, for a particular period of time, at R% per annum। ठीक है, कॉमा, केस वन, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, देखो ये जो रेट है वो R% पर एनम है, और बोला है जो इंटरेस्ट है इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। अब इसका मतलब क्या, अगर आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो वहां पे ऐसा बोला हुआ है कि जो इंटरेस्ट है ना इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट है ना वो हर एक साल बाद कैलकुलेट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट जो है हर एक साल बाद कैलकुलेट होगा, इसका मतलब हर एक साल बाद जो प्रिंसिपल है वो चेंज होगा। इसका मतलब जो कन्वर्जन पीरियड है वो है 1 ईयर, जो ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्जन पीरियड है वो है 1 साल। ठीक है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एवरी 1 ईयर, ठीक है, every 1 year, therefore that is ड्यूरेशन कितना हो कन्वर्जन पीरियड का, ड्यूरेशन ऑफ 1 कन्वर्जन पीरियड इज 1 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल changes every 1 ईयर, ये मतलब हो रहा आपका। ठीक है, क्लियर है। एक चीज और देखो अभी, केस टू, मान लो अगर बोलता इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्या बोला जा रहा है, अब जो इंटरेस्ट है
वो सेमी एनुअली कैलकुलेट होगा। सेमी एनुअली मतलब क्या हुआ, हर 6 महीने बाद। सेमी एनुअली मतलब साल का आधा, साल का आधा कितना, 6 महीने। इसका मतलब ये हुआ कि द इंटरेस्ट, इसका लिखा विल बी कैलकुलेटेड एवरी 1 ईयर, मतलब क्या हुआ, एनुअली था, यहाँ पे सेमी एनुअल, एवरी ट्वाइस अ ईयर, विल बी कैलकुलेटेड ट्वाइस, TWIC, ट्वाइस अ ईयर। मतलब कि अब जो इंटरेस्ट होगा वो हर 6 महीने बाद कैलकुलेट होगा, या फिर ट्वाइस अ ईयर बोल दो, या फिर एवरी 6 मंथ, EVERY, एवरी 6 मंथ, ट्वाइस अ ईयर या फिर एवरी 6 मंथ। दैट इज, यहां पे ड्यूरेशन कितना हुआ, ड्यूरेशन ऑफ 1 कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ और हाफ ईयर, एक ही बात है। ठीक है, आप 6 मंथ लो या फिर हाफ ईयर लो, एक ही बात है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ या फिर हाफ ईयर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल चेंजेस एवरी हाफ ईयर या फिर 6 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल चेंजेस एवरी 6 मंथ, MONTH, ठीक है। ये एक डिफरेंस है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट में देखा कि जो इंटरेस्ट है, सॉरी जो प्रिंसिपल है, आप हर एक साल के लिए निकालो फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम रहेगा फॉर एवरी ईयर। बट व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल हैज टू चेंज, और इट चेंजेस। डेफिनेशन ही ऐसा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब वो कब चेंज करता है, इट चेंजेस आफ्टर एवरी कन्वर्जन पीरियड। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि भैया कन्वर्जन पीरियड क्या होता है। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक चीज, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कैसा बोला गया है कि अगर आपको ऐसा बोला कि इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, कुछ मेंशन अगर लिखा है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली या फिर नहीं लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे कि पर एनुअली लिखा हुआ है। अगर सेमी एनुअली होगा तो आपको मेंशन कर देगा, ठीक है। अब देखो, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये है कि जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें जो इंटरेस्ट है वो हर साल लग रहा है, ठीक है। मतलब जो कन्वर्जन पीरियड है वो 1 साल का है। एंड सिंस हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर, इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 साल बाद प्रिंसिपल बदल रहा है। अगर सेमी एनुअली हुआ, इसका मतलब जो कन्वर्जन पीरियड है वो हर 6 महीने का है, एंड हर 6 महीने के बाद जो प्रिंसिपल है वो बदल रहा है, ठीक है। ये हुआ। एक और हो सकता है केस 3, जो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम मेंशन कर दे रहे हैं। केस 3 क्या, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर हो जाएगा। क्वार्टर मतलब क्या, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स, और 4 पार्ट्स 1 साल को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 3 मंथ का गैप, 3 मंथ का गैप, 3 मंथ, 3 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ जाएगा, जो रेयरली कभी आएगा पर आ सकता है, अगर क्वार्टरली बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्वर्जन पीरियड है वो है एवरी 3 मंथ। मतलब 1 साल में कितने कन्वर्जन पीरियड हुए, 4 कन्वर्जन पीरियड। पर वही अगर सेमी एनुअली बोला हुआ है, इसका मतलब 1 साल में कितना कन्वर्जन पीरियड हुआ, मतलब कितनी बार इंटरेस्ट बदला, प्रिंसिपल बदला, 2 बार। अगर एनुअली है इसके लिए कन्वर्जन पीरियड कितना होगा, 1 ही होगा। क्लियर है, समझ में आया आपको एक बात, ये क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि मान लो इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली है फॉर 3 इयर्स, अगर फॉर 3 इयर्स है, इस केस में नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड क्या होगा, सिंस इंटरेस्ट हम लोग एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कन्वर्जन, एक कन्वर्जन पीरियड का ड्यूरेशन कितना है, 1 साल। तो 3 साल में कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे, 3।
मतलब कि इस केस में नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड होगा 3, ठीक है। पर जब सेमी एनुअली का बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब कि जो इंटरेस्ट है हर 6 महीने में लग रहा है, मतलब एक साल में 2 बार लग रहा है, तो फिर 3 साल में कितना लगेगा? बोलो बोलो। अगर एक साल में 2 कन्वर्जन पीरियड है तो 3 साल में कितना होगा? 6। इसका मतलब इस केस में जो कन्वर्जन पीरियड है वो 6 हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू क्वार्टरली, इसका मतलब कि हर साल में 4 बार इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 4 बार प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। इसका मतलब जब क्वार्टरली का बात किया गया है तो 3 साल में कितना कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा? एक साल में 4 होता है क्वार्टरली के हिसाब से, तो 3 साल में कितना होगा? 12। क्लियर है? ओके। तो बेसिकली हम लोग को ये बस समझना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल, हो गया, कॉपी कर लो उसको अच्छे आप लोग, कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में द ओनली डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम रहता है। आप 1 साल के लिए निकालो, 2 साल के लिए निकालो, 3 साल के लिए निकालो, 4 साल के लिए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट when it comes to compound interest, it is noted that कंपाउंड इंटरेस्ट का डेफिनेशन ही ऐसे दिया गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस में जो प्रिंसिपल है वो हर कन्वर्जन पीरियड पे बदलेगा। अब जो कन्वर्जन पीरियड है वो 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है, 5 महीने भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये कन्वर्जन पीरियड। और ये बेसिकली हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, बहुत ज्यादा बात कर लिया लोग। चलिए एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लेकर लोगों, नहीं समझते हैं लोग। चलो सपोज वन बोरोज, सपोज मिस्टर एक्स बोरोज, BORROWS, borrows P sum of money at R% per annum for 2 years. For 2 years. For 2 years. R% per annum for 2 years. For 2 years, बोला calculate the interest. Calculate the compound interest. ठीक है, ओके। देखिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। मान कितना बोरो किया है, P सम बोरो किया है R% के लिए 2 साल के लिए, और बोला है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए क्या बोले हम, ओके ऐसे करते हैं। और ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है, ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना बोरो किया है, P, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है, आर है, चेंज नहीं हो रहा है कभी, 2 इयर्स के लिए, ठीक करते हैं हम लोग। देखिए ऐसे करेंगे हम लोग। फॉर फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल के लिए देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिंस हम लोग पहले साल का बस बात कर रहे हैं तो टी कितना हो जाएगा, 1 ईयर ही होगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। ओके, प्रिंसिपल कितना है फर्स्ट ईयर के लिए, P ही है, इसको P1 बोल रहे हैं। P1 मतलब प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड R तो सेम है। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, INTEREST, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर को हम मान लीजिए I1 से डिनोट कर रहे हैं। 1 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर, जो सबस्क्रिप्ट 1 है मतलब वो डिनोट कर रहा है फॉर फर्स्ट ईयर। वो कितना हो जाएगा, आपके पास P पैसा है, T साल के लिए R है, सिंपली PRT यूज करो, P इंटू R इंटू T, पर T तो 1 है, वो लिख नहीं रहे हैं, बाई 100, ठीक है। देखिए आपका आया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, बहुत बढ़िया। पर
ये है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। उसके बाद एक चीज नोटिस करो आप, ये है अगर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ये है प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर P, उसके बाद अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, उसको हम मान लीजिए A1 से डिनोट कर रहे हैं। अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर मतलब कि अमाउंट मुझे कितना देना पड़ता अगर एक साल के लिए लेते तो वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब देखिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, और जब हम लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे, जो सेकेंड कन्वर्जन पीरियड है, मतलब इंटरेस्ट पर एनम है और कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम ही निकालेंगे। ओके, अब देखो एक चीज कि हम लोग पर एनम निकाल रहे हैं, मतलब कि हर साल बाद प्रिंसिपल चेंज होगा, इंक्रीज होगा। एक साल बीत गया तो जो दूसरा साल आएगा, अब जो प्रिंसिपल होगा जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो बदल जाएगा। वो अगर बदल जाएगा तो कितना होगा, वो होता है ये अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर है A1 is actually becomes the principal for the second year। इसको मान लो P2 से डिनोट कर रहे हैं हम, ये P2 कितना हो जाएगा A1। ये जो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर है वो हो जाता है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। इसका मतलब आप समझ गए कि प्रिंसिपल अब चेंज हो गया। पहला प्रिंसिपल P था, पर इस केस में प्रिंसिपल कितना हो गया, P प्लस I1 कितना हो गया, P प्लस I1। अब देखो जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है P2, P तो है ही प्लस समथिंग एक्स्ट्रा भी है, मतलब इंक्रीज हुआ ना। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अब जब सेकेंड ईयर का बात आएगा फॉर द, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखता नहीं लिखता, यहाँ कर जगह है मेरे पास। फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर का जब बात आ रहा है तो अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करते तो प्रिंसिपल को P लेते हैं, पर यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा P2, जो एक्चुअली कितना है A1, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, रेट ऑफ फॉर सेकेंड ईयर का काम कर रहे हैं, मतलब T भी सेम होगा, 1 ईयर ही होगा, एंड R तो फिक्स्ड ही है, R% पर एनम। तो यहां से अगर हम निकालते हैं I2 मतलब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, वो कितना हो जाएगा, सिंपली P2 इंटू R इंटू 1/100। आप यहां से इंटरेस्ट निकाल दो फॉर द सेकेंड ईयर, ये है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, इसको हम A2 बोल रहे हैं, ये हो जाएगा सिंपली प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 2 साल के लिए पैसा लिया होता तो मुझे इतना पैसा देना पड़ता। ये होता है मेरा फाइनल अमाउंट, ये होता है मेरा फाइनल अमाउंट टू बी रिपेड, और यह ओरिजिनल मनी बोरोड, यह है फाइनल अमाउंट। ठीक है, तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता तो वो होता, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट माइनस द ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल। क्लियर है, ये आपका एक रिलेशन बन गया, जो कुछ नहीं है एक्चुअली में, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही होता है, पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट का बात हो रहा है तो इस केस में फाइनल अमाउंट मतलब वो अमाउंट एट द एंड ऑफ गिवन पीरियड ऑफ टाइम माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल जो एक्चुअली आपने बोरो किया था। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया कि जो कैसे काम करता है। ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो प्रिंसिपल हर साल इंक्रीज होता है, और कैसे इंक्रीज होता है वो समझना पड़ेगा कि जो दूसरा साल का प्रिंसिपल वो एक्चुअली होता कितना है, वो होता है अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। आ गया,
ये अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर कैसे निकालते हैं हम लोग, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर। और प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होता है, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है वही होता है प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर। इसको एक बार अच्छे से लिखो और समझो आप लोग, ठीक है। ओके, कितना टाइम हो गया, 40 मिनट्स, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल कर सकते हैं, और ये समझ में आया आपको? ओके चलिए, ये एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब सेम चीज करते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेके, और हम लोग समझेंगे व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां से हम लोग एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हम लोग ये सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। बेसिक जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सेम रह गया है, बस हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो हर साल बदल रहा है, एंड बाकी सब कुछ नहीं, बाकी सब सेम है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो फिर चलिए बीच में एक लाइन बनाते हैं, ये करेंगे हम लोग यहाँ पे केस फॉर सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ये होगा कंपाउंड के लिए, ठीक है। दोनों ही केस में हम लोग मान लीजिए प्रिंसिपल जो एक्चुअल मनी बोरो किया गया है वो है 1000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे बोरो किया गया है 2 साल के लिए, एंड आर है 10% पर एनम। देखिए हम बहुत इजी नंबर्स ले रहे हैं ताकि हम कैलकुलेशन करके अच्छे से दिखा सके आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट के भी ओरिजिनल प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये ही लिया गया है, और फिर टी भी 2 साल के लिए लिया गया है, एंड आर भी 10% पर एनम ही है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर का जब हम लोग काम करेंगे तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, I1। आई मतलब इंटरेस्ट, 1 मतलब सब्सक्रिप्ट, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं पहला साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। समझ में आया ना? सब्सक्रिप्ट मतलब हम बस ये बताना चाहते हैं कि हम लोग फर्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत जल्दी आप चलो 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 कल आगे जल्दी कंप्लीट हो रहा है। ये हो जाएगा PR/T/100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। पर एक चीज नोटिस करो, हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट मतलब बस 1 साल के लिए कैलकुलेट कर, टी का वैल्यू 1 हो जाएगा, P हो जाएगा 1000 इंटू आर हो जाएगा 10 बाई 100 इंटू 1। ये हो जाएगा टिंग 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 टिंग, बच्चा 6 रुपए। ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर आएगा ये, ठीक है। Therefore अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो हो जाएगा A1, वो हो जाएगा सिंपली P जो प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 1000, ऐसे लिखते रहे, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर which is same as P plus I1 which is same as 1000 plus 100 which is equals to 1100। क्लियर है? ये हो गया प्रिंसिपल। ओके, अब हम लोग जब फॉर सेकेंड ईयर का बात करते हैं, फॉर सेकेंड ईयर का जब हम लोग बात करते हैं उस केस में हम लोग जब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होने का कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी PR/T/100 बैठेगा, T1 हो जाएगा, R सेम है, V सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर भी सेम आएगा। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा। अच्छा ये सॉरी एक चीज ये है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ऐसे टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, हम लोग लिखेंगे इसको अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये हो जाएगा A2 क्या हो जाएगा, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक हो जाएगा A2
विच इज इक्वल टू P2 प्लस I2। पर P2 क्या है? प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। पर प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर तो सेम ही है, वो तो चेंज ही नहीं हुआ है। ये हो जाएगा P प्लस I2 विच इज I2 भी सेम है 100 विच इज इक्वल टू, फिर से ये हो जाएगा 1100। प्लीज नोटिस करो कि ये है अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, ये है अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। देखो टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा A1 प्लस A2। वो कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 विच इज इक्वल, दोनों ऐड कर दो तो हो जाएगा 2200 रुपए। क्लियर है? तो ये हो गया टोटल अमाउंट। इतना आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। आपने लिया कितना था? सॉरी, आई एम सो सॉरी, कुछ गलती की क्या हम लोग? कुछ गलती कर दिया हम। क्या गलती कर दिया? हाँ गलती कर दी। ये टोटल अमाउंट थोड़ी होगा, ये है अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। देखो सिंस प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट सेम है, अमाउंट भी सेम आ रहा है, इंटरेस्ट भी सेम आ रहा है, ठीक है। ये है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ये है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। देखो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 विच इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100 वो हो जाएगा 200। तो टोटल इंटरेस्ट अगर ये है तो प्रिंसिपल अगर ये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 1000 प्लस 200 विच इज इक्वल्स टू 1200। क्लियर है? इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 2 इयर्स अगर आप 1000 रुपए बोरो करते एट रेट 2%, ठीक है। ये था सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल देखते हैं। ये सबसे मजेदार चीज है। अब इसको देख के आप समझ जाओ काम कैसे करता है, ठीक है। चलिए बहुत इजी है, करते हैं लोग फिर से। फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर देखिए जो पहला ईयर का बात हो रहा है, मतलब जो प्रिंसिपल है P1 वो कितना होगा? ओरिजिनल प्रिंसिपल होगा, वो कितना होगा? वो होगा 1000 रुपए। बहुत बढ़िया, कॉमा। सिंस हम एक साल का बात कर रहे हैं, T1 ईयर हो जाएगा। एंड आर कितना है? आर तो गिवन ही है 10% पर एनम। इसका मतलब अगर हम इंटरेस्ट निकालें फॉर द फर्स्ट ईयर, यह है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, वो हो जाएगा सिंपली P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है? 1000 है, ये 10, ये 1 बाई 100 विच इज इक्वल्स टू 100 रुपया, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर आया ये। Therefore, amount for the first year, amount for the first year कितना हो रहा है? A1 which is equals to P1 plus I1, P1 plus I1 which is equals to, दोनों ऐड कर दो, 1000 प्लस 1100, ठीक है। ये हो गया अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। ओके, अब हम लोग सेकेंड ईयर में जाके जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसका प्रिंसिपल तो चेंज होना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का वही नियम है, ठीक है, नियम है। छोड़ो, कंपाउंड इंटरेस्ट का वही डेफिनेशन है, बढ़िया। पर वो जो नया प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? वो होगा अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। देखो जब आप सेकेंड, दिस अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर एक्चुअली बिकम्स द देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर हो जाता है। एक्चुअली जो P2 है वो हो जाता है अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब ये हो जाता है 1100। बस यही चीज है, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। ये समझ गए तो सारा न्यूमेरिकल्स खुद से कर सकते हो आप लोग कि जो नेक्स्ट ईयर का कन्वर्जन पीरियड का जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? अमाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर का। तो फिर आप फॉर सेकेंड ईयर कर लो। फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल कितना है? अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर A1 विच इज एक्चुअली कितना है? 1100। T तो एक साल ही है। R कितना है? 10% ही है। फिक्स है। अगर बोला है क्वेश्चन में कि फर्स्ट ईयर के लिए ये है, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, तब अलग बात है। पर यहाँ कुछ बोला नहीं है तो R को सेम रखेंगे हम लोग।
देखो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा P2 इंटू आर इंटू टी बाई 100। पर अब देखो जो P2 है वो सेम नहीं है P के बराबर, वो कितना हो गया है 1100 गुना 10 गुना 1 बाई 100 से गुना करोगे तो कटेगा 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 आएगा 1110, सॉरी 110। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो रहा है, ये हो रहा है। therefore ये समझना जरूरी है हम लोग को कि अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हो जाएगा, मतलब A2 इज एक्चुअली इज इक्वल टू P2 प्लस I2, और P2 कितना है 1100 और ये है 100, कितना हो जाएगा 0 1 प्लस 1 1 1 प्लस 2 1 2 1 0। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, तो नहीं क्या नहीं 210। ठीक है, अब मतलब ये हुआ कि अब आपको जो फाइनल अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो फाइनल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो है 1210 रुपए। क्लियर है, इतना समझ में आया। देखो अब ट्राई करते हैं दोनों में डिस्टिंग्विश करने का। अच्छा, ये अगर टोटल इंटरेस्ट है देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओपी मतलब ओरिजिनल प्रिंसिपल, जगह नहीं है मेरे पास, लिख रहे हैं। फाइनल अमाउंट कितना है 1210 माइनस 1000 रुपए, विच इज इक्वल टू 210। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होता, ये फाइनल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो इन सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा A माइनस P विच इज इक्वल टू 200, और यहाँ पे 210 रुपए। तो आपको एटलीस्ट ये तो आइडिया देखो, सबसे पहला बात समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहला चीज है कि प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर और प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर सेम नहीं रहता है। आफ्टर एवरी कन्वर्जन पीरियड प्रिंसिपल चेंज होता है, यह है बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। पर फॉर सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। पहला पॉइंट क्या है, द प्रिंसिपल ऑलवेज रिमेन्स द सेम इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, whereas principal changes after every conversion period। ठीक है, ओके। दूसरा चीज देखो, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना है 100 रुपए है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना है 100 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी इज सेम फॉर फर्स्ट ईयर, इज सेम एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। Simple interest for first year is same as the compound interest for the first year, पर second year के बाद से देखो compound interest is greater than the compound interest for second year is greater than the simple compound interest for first year and so on। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है, बस आई होप ये 2 पॉइंट है, बस इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बस आप उसको ऐसे समझो। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, नहीं आया तो फिर से देखो एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो फिर चलिए हम लोग आज के लिए समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।